महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार 15 वर्षों की अवधि के लिए कब दिया? 31 दिसंबर 1600 को। कब और किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया? ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने मई 1609 में। किस अवधि तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की सत्ता पूर्णतः अपने नियंत्रण में कर लिया? 1771 के अंत तक। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसके द्वारा गठित किया गया? उस समय के तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसकी सिफारिश पर पारित किया गया? गुप्त समिति के सिफारिश पर, जो लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा गठित किया गया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम क्या था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। किस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। किस एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया तथा उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स को। बंगाल के गवर्नर जनरल के सहायता के लिए जो 4 कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था, उसमें कौन कौन शामिल थे? फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन एवं बरबैल। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किन 2 प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया? मद्रास एवं बम्बई को, जबकि पहले ये सभी प्रेसिडेंसियां एक दूसरे से स्वतंत्र थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? 1774 ईस्वी में। 1774 में जब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तो उसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य शामिल थे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? सर एलिजा इम्पे। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के अन्य 3 न्यायाधीश कौन कौन थे? चेम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को किन बातों पर प्रतिबंधित किया गया? पहला, बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने पर, और दूसरा, भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेने पर। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया? ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अर्थात कंपनी की गवर्निंग बॉडी।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किन मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया? राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को प्रयास व भूल की संज्ञा क्यों दी जाती है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को बेहतर बनाना था, लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल की परिषद और कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की शक्ति का सीमांकन नहीं किया गया, जिस कारण इसे प्रयास व भूल की संज्ञा दी जाती है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में निहित कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद ने एमेंडिंग एक्ट को पारित किया 1781 में। 1781 के एमेंडिंग एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत कलकत्ता की सरकार को किसके लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का प्रमुख प्रावधान क्या था? गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों का सीमांकन करना था। किस एक्ट के तहत राजस्व संबंधी मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत कंपनी के कर्मचारियों को लेकर क्या व्यवस्था की गई? यदि कोई कंपनी के कर्मचारी सरकारी हैसियत से कोई कार्य करता हो तो सर्वोच्च न्यायालय उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता। किस कानून के द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रख दिया गया? 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत न्यायालय के आदेशों और विधियों के संपादन में किन बातों का ध्यान रखना अनिवार्य कर दिया गया? भारतीयों के धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाजों तथा परंपराओं को ध्यान में रखना अनिवार्य कर दिया गया। 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत प्रांतीय न्यायालयों की अपील किसके यहाँ दायर करने का प्रावधान किया गया? गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया? ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा, जिस कारण इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया? कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति किसे दे दी गई? निर्देशक मंडल को, अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए किस एक नए निकाय का गठन किया गया? नियंत्रण मंडल, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस प्रकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से भारत में जो द्वैत शासन का आरंभ हुआ वह कब तक विद्यमान रहा? 1858 ईस्वी तक। ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण करने व नियंत्रण करने का अधिकार किसे था? नियंत्रण बोर्ड को। किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई?
और गवर्नर को परिषद पर विशेष अधिकार दिया गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। किस एक्ट के तहत बम्बई और मद्रास की सरकारों को पूरी तरह से बंगाल की सरकार के अधीन कर दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी द्वारा भारत में जीती गई क्षेत्र को क्या कहा गया? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? 1786 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल का पद स्वीकारने से पहले कौन सी दो मांगे रखी? पहला, उन्हें सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ बनाया जाए। दूसरा, गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति का अधिकार प्राप्त हो। किस एक्ट के तहत कॉर्नवालिस के शर्तों को लागू करते हुए कॉर्नवालिस को पहला सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ बनाया गया? अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1786। किस एक्ट के तहत कॉर्नवालिस को जो शक्तियां दी गई थी उसे भविष्य में बनने वाले सभी गवर्नर जनरलों एवं प्रेसिडेंसियों के लिए विस्तारित कर दिया गया? 1793 का चार्टर एक्ट। किस एक्ट के तहत भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया? 1793 का चार्टर एक्ट। किस एक्ट ने गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी सरकारों के ऊपर नियंत्रण की शक्ति प्रदान की? 1793 का चार्टर एक्ट। किस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण मंडल के सदस्य एवं कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से ही दिया जाएगा? 1793 का चार्टर एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में स्थल मार्ग से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था? लिवेंट कंपनी। लिवेंट कंपनी को भारत में व्यापारिक एकाधिकार को प्राप्त हुआ 1593 ईस्वी में। किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया? 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जब कंपनी के एकाधिकार को आंशिक तौर से समाप्त किया गया तो किन किन चीजों पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा? भारतीय चाय और चीन से व्यापार पर। किस एक्ट के तहत भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया? 1813 का चार्टर एक्ट। किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान कर दी गई? 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर नियम के द्वारा भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर किसकी प्रभुता को स्थापित किया गया? ब्रिटेन के राजा। किस एक्ट के तहत भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया तथा कर नहीं भुगतान करने पर दंड की व्यवस्था की गई? 1813 का चार्टर एक्ट।